हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम हमारा ये चैप्टर का आखिरी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर, एज ए एमीटर। बच्चों, पहले ये समझ लेते हैं कि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है। अगर आपको पता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने मीटर ब्रिज, विस्टन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, वो सारे जो भी हमने किस्से देखे थे, कहानियां देखी थी, वहां पे हमने देखा था गैल्वेनोमीटर जैसी कोई चीज होती है। यस और नो? स्पेसिफिकली अगर मैं टू बी स्पेसिफिक बात करूं तो गैल्वेनोमीटर वहां पे यूज होता है जहां पे आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना हो, छोटा सा करंट, सर्टेन इन द रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। तो ऐसा जो भी छोटे करंट होते हैं ना, उसको मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है। वैसे तो एमीटर भी आता है, मैंने वहां पे तब बताया था, ऊपर ऊपर से बोला था कि भाई गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव बंदा होता है, उसमें से हल्का सा भी करंट जाएगा ना तो वो तुरंत डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। यस और नो? उसका यही तो मेन इंटेंशन होता है गैल्वेनोमीटर यूज करने का, क्योंकि वो विस्टन ब्रिज, वो मीटर ब्रिज, वो सारी चीजों में हमें क्या करना होता है, उसको बैलेंस कंडीशन आइडेंटिफाई करनी होती है। यस और नो? तो उसी के लिए नल पॉइंट आइडेंटिफाई करते थे, याद आता हो तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो होना चाहिए। अभी एम्पियर के लिए, सॉरी, ए मीटर के लिए क्या होता है कि माइक्रो एम्पियर रेंज वाला करंट भी उनके लिए तो जीरो के बराबर होता है, तो वहां पे ए मीटर नहीं चल सकता। यस और नो? जब भी हमें ये आइडेंटिफाई करो कि क्या सच में इसमें से कोई करंट पास नहीं करे, मतलब कि अगर हल्का सा भी करंट पास कर तो वो नल पॉइंट नहीं बोला जाता। यस और नो? तो इसीलिए वहां पे ए मीटर, जो ट्रेडिशनल ए मीटर होते हैं ना, वो नहीं काम कर पाते, क्योंकि वहां से अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी जाएगा ना तो ए मीटर तो जीरो ही दिखाई देगा, वो जीरो ही बताएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऐसा डिवाइस चाहिए कि जो बहुत ही सेंसिटिव बंदा हो, मतलब कि हल्का सा भी करंट गया ना, माइक्रो एम्पियर रेंज वाला, तो भी वो करके सीधा खड़ा हो जाए और ये क्या बताएगा आपको, ई देखो 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 इसमें से इतना करंट गया, या फिर ई देखो देखो इतना करंट गया, मतलब कि वो दिखाएगा आपको कि भाई हल्का सा करंट मेरे में से पास हुआ। या सुनो, इतना सेंसिटिव बंदा है, इतना सेंसिटिव है, इसीलिए वहां पे गैल्वेनोमीटर यूज होता है। स्पेसिफिकली लेबोरेटरी की बात करो बच्चों, कोई भी लेबोरेटरी में आप जब भी नल पॉइंट डिटेक्शन वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां पे गैल्वेनोमीटर ही यूज होता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव बंदा होता है। ठीक है, अब उसकी और क्या तारीफें करूं, सीधी सी बात है कि माइक्रो एम्पियर रेंज वाला करंट अगर कोई आइडेंटिफाई कर लेता है तो मेरे लिए भाई वही एक बंदा अवेलेबल है जो धांसू बंदा है, कि जिसको मैं किसी का नल पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकता हूं। तो ये इसकी मेन एप्लीकेशन है लेबोरेटरी में। यस नो? रियल टाइम में अगर हम इसको हमारे घर में आने वाले करंट को मेजर करने के लिए इसको कनेक्ट करेंगे तो वो जल जाएगा, वो इतना सेंसिटिव, वो सिर्फ माइक्रो एम्पियर, छोटी रेंज वाले जो करंट होते हैं ना, हल्के से करंट, फुल्के से करंट, उन्हीं को मेजर करने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, हमारे घर में जो एम्पियर रेंज वाले करंट आते हैं ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे ही कनेक्ट करोगे ना जल जाएगा वो। यस नो? तो इसीलिए हम उसको यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसे एक्सपेरिमेंट में जहां पे हमें नल पॉइंट डिटेक्ट करना है, सच में करंट जीरो है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है। यहां पे ना अब तक हमने देखा, देखो ये पूरी चीजें ना फ्लो में चलती है। हमने क्या देखा, अगर दो बार मैग्नेट के बीच में एक यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर उसमें हम किसी कॉइल को रख दे और उसमें से करंट का फ्लो करवाए तो वो डिफ्लेक्ट होती है कि नहीं होती है? हाँ, उसके ऊपर टॉर्क लगता है। हमने टॉर्क भी निकाला था, कितना निकाला था? हाँ, याद करो याद करो, आई ए बी के बराबर, मोमेंट के फॉर्म में फिर लिखा था उसको। ठीक है, तो आई ए बी के बराबर, अगर वहां पे एक नहीं एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो वही टॉर्क कितना हो जाता है, एन टाइम्स आई ए बी के बराबर, मतलब कि एन आई ए बी के बराबर। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहां पे यूज होगा। इसका अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो सिर्फ फर्क इतना है कि यहां पे ना वो बार मैग्नेट यूज नहीं होते हैं, यहां पे सिलिंड्रिकल मैग्नेट यूज होते हैं। अभी ये सिलिंड्रिकल परमानेंट मैग्नेट क्यों यूज होता है, यहां पे बार मैग्नेट क्यों यूज नहीं होते? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप यहां पे देखोगे तो हमें ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटेंशन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने कभी देखा तो क्या होती है, वो यहां से आती है और फिर ऐसे टर्न हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना, मतलब कि वो बैंड होती रहती है। या सुनो, तो यहां पे होता क्या है कि अगर मैं सीधा, हाँ यूनिफॉर्म मुझे फील्ड तो मिलेगा,
यूनिफॉर्म फील्ड तो मिलेगा, लेकिन अगर मैं जहां पे मैंने कॉइल को रखा है वहां पे मुझे कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड चाहिए, तो वहां पे बार मैग्नेट काम नहीं आ सकते हैं। या सुनो, बार मैग्नेट वहां पे काम नहीं आएंगे। जरा सोचो ना, इसकी फील्ड लाइन को आप देखो ध्यान से। वैसे तो यहाँ पे दिखाया है कि अगर बार मैग्नेट होता तो क्या होता, सभी उसकी रेडियली उसकी वो फील्ड लाइंस होती। मतलब कि ये सारी फील्ड लाइंस क्या होती है, किसी एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, किसी पॉइंट को फोकस करती है, मतलब पॉइंट के टूवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर वो लीनियर जो भी फील्ड लाइंस होती है वो तो सीधे किसी एक पॉइंट के ऊपर, मतलब ये निकली तो सीधी किसी एक पॉइंट के ऊपर, ये दूसरे पॉइंट के ऊपर, ये तीसरे, मतलब कि वो सारी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं होती, मतलब कि एक ही पॉइंट के ऊपर सारी फील्ड लाइन फोकस नहीं होती है। या सुनो, अगर हम लीनियर फील्ड लाइंस की, यूनिफॉर्म फील्ड की बात करें तो। लेकिन अगर उसकी जगह पे यहां पे अगर सिलिंड्रिकल मैग्नेट लिया जाए तो उसके अंदर से जो फील्ड लाइंस निकलेगी ना, वो किसी एक पर्टिकुलर, सभी फील्ड लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करेगी। यस और नो? तो ये बहुत ही जरूरी होता है हमारे लिए, ताकि जिस पॉइंट के ऊपर हम उस कॉइल को रखना चाहते हैं ना, वहां पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड हो। ठीक है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड मिले। यस और नो? जहां पे हमने ये सॉफ्ट आयरन कोर रखा है, अभी यहां पे इसका भी रीजन है, सॉफ्ट आयरन कोर वैसे ही सीधे लूप को यहां पे नहीं रखा जाता है। ठीक है, उसको किसी के ऊपर लपेटा जाता है, और जो मटेरियल जिसके ऊपर उसको लपेटा जाता है ना, ये करंट कैरिंग वायर के लूप को, उसको बोला जाता है सॉफ्ट आयरन कोर। वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अभी वो क्या है, वो मटेरियल की टेंडेंसी क्या है, वो सारी चीजें इसके बाद वाले चैप्टर में आएंगे। ये सुनो, टाइप्स ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें हम उसको स्टडी करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि ये एक सॉफ्ट आयरन कोर, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो ऐसा होता है कि वो आने वाले फील्ड को 100% एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। यस और नो? 100% एक्सेप्ट कर लेता है। यस और नो? वो कभी फील्ड को रेजिस्ट नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सारी प्रॉपर्टी बाकी की वो नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है, नेक्स्ट चैप्टर तब चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है, मतलब जो भी स्ट्रेंथ आती है मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू दिस सिलिंड्रिकल मैग्नेट, उसको 100% एक्सेप्ट करता है। यस और नो? वो रेजिस्ट नहीं करता है, पूरी एक्सेप्ट कर लेता है। यस और नो? ताकि हमें जिस पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो कॉन्सेंट्रेटेड मिले। और ऐसा ही एक ऐसे सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर फिर क्या किया जाता है, ये तार को लपेटा जाता है। ये सुनो, जिसको हम लूप बोलते हैं, जिसको हम लूप बोले, ऐसे तार को लपेटा जाता है। ठीक है, तो यहां पे दिखाया है वो सारी चीजें। देखो सॉफ्ट आयरन कोर, ये आपको दिख रहा है पूरा, पूरा ऐसा सिलिंड्रिकल मटेरियल होगा, मतलब कि पूरा ऐसा सिलेंडर जैसा होगा। अगर आप 3D में देखना चाहे तो वो कुछ ऐसा होगा, और उसी के ऊपर ऐसे तार को लपेटा जाता है। ठीक है, ऐसे तार को लपेटा जाता है। मैंने तो थोड़ा बाहर से दिखाया, लेकिन ऐसे लपेटा जाता है। ठीक है, तो एक सिलिंड्रिकल ऐसा एक मटेरियल होगा, एक कोर होगा, सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके ऊपर ऐसे तार को लपेटा जाता है। ठीक है, और उसी तार में से करंट का फ्लो करवाया जाता है। समझ रहे हो? फ्लो, करंट का फ्लो कहां से होता है, तार में से होता है। समझ रहे हो? तार में से करंट का फ्लो करवाया जाता है। और यहाँ पे ये पूरे मैग्नेट है। ठीक है, ये बार नहीं, सिलिंड्रिकल मैग्नेट है। यहाँ पे भी ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट है। ठीक है, थोड़ा 3D में अच्छे से ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे तार को लपेटा जाता है ऐसे करके। ठीक है, अभी सीधी सी बात है ना। अब अगर इसका टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू क्या दिखेगा आपको, इसके ऊपर ऐसे, ये टॉप व्यू में अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ ऐसी ही फिगर दिखेगी ना। जो तार को लपेटे है उसके सिर्फ ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स दिखेंगे, 1 2 3। यस और नो? ऐसे ही टर्न्स आपको दिखेंगे। यस और नो? ऊपर से देखोगे तो, लेकिन हकीकत में ऐसी कुछ रचना होती है, ऐसे कुछ अरेंजमेंट होती है। यस और नो? और यहां पे यही आपको समझना है कि जो भी करंट का फ्लो है ना, वो कोर मटेरियल में से नहीं होता है। बहुत यहाँ पे गलत मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि सर ये कोर मटेरियल में से करंट, अरे भाई वो तो एक मटेरियल है पूरा, जिसके जो बेस है, जो तार को लपेटने के लिए, तार को ऐसे खुला नहीं छोड़ा जाता है। यस नो? मतलब कि उसको रेक्टेंगुलर फ्रेम में बना दिया और उसमें रख दिया, ऐसा नहीं होता है। उसको किसी के ऊपर लपेटा जाता है, जैसे कि सोलेनॉइड में किसी एक मटेरियल के ऊपर उसको लपेटा जाता है तार को। यस नो? इसी तरह यहाँ पे भी एक मटेरियल है, कोर मटेरियल सिलिंड्रिकल, जिसके ऊपर ऐसे तार को लपेटा गया है। आपको जितना नंबर ऑफ टर्न्स रखना है उसके हिसाब से यहाँ पे लपेटा गया है। अभी ये नंबर ऑफ टर्न्स जितने कितने रख सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सर, मतलब हमें बनाना होता है? नहीं, आपको बनाना नहीं होता है, लेकिन आपको सेंसिटिविटी कैसी चाहिए उस हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स को आप रखो। या सुनो, कैसा सेंसिटिव, मतलब बहुत सेंसिटिव बंदा चाहिए तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो। कैसे?
वो समझाता हूं। सेंसिटिविटी वाला पॉइंट आता है तब समझाता हूं, सारी चीजें समझाऊंगा, ध्यान से देखते जाओ। क्या ये समझ में आया कि यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर एक कोर मटेरियल का काम करता है जिसके ऊपर हम तार को लपेट, जिसमें से एक्चुअल में करंट फ्लो करने वाला है। और यहाँ पे ये जो सिलिंड्रिकल, मतलब कि ये बार मैग्नेट नहीं है, ऐसे ऐसे मैग्नेट है, सिलिंड्रिकल है, ताकि उनमें से निकलने वाली फील्ड लाइंस ना किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस्ड हो, या सुनो उसी पॉइंट के ऊपर फोकस्ड हो जहां पे हम ये कोर मटेरियल को रखे हुए हैं, जिसके ऊपर हमने तार को वाइंड किया है। समझ में आया? यस और नो? और उसी तार में से हमें करंट का फ्लो करवाना है। यस और नो? अभी उसके नीचे जो भी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ये स्प्रिंग। ये स्प्रिंग, ठीक है, ये जो स्प्रिंग होती है ना, ये स्प्रिंग जिसके साथ ये जिसके साथ ये कोर मटेरियल जो भी है ना, इसके नीचे एक स्प्रिंग कनेक्टेड होती है, जिसके साथ ये हम सुई को कनेक्ट करते हैं। अभी ये इसका जोड़ क्या है ना, वो समझाता हूं, पहले एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। यस और नो? उसके बाद वो स्प्रिंग के पास आते हैं कि स्प्रिंग का रोल यहां पे क्या है। यस और नो? ध्यान से सुनना। क्या इतना समझ में आएगा कि दोनों मैग्नेट जो भी है, बार मैग्नेट नहीं है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट है। क्यों सिलिंड्रिकल मैग्नेट? क्योंकि उनके अंदर से आप देख सकते हो, यहाँ पे उनकी फील्ड लाइन को यहाँ पे दिखा है, एनसीईआरटी की किताब में बहुत ही बढ़िया सी फिगर उन्होंने दी है। यहाँ से आप समझ सकते हो कि सारी फील्ड लाइन जो निकलते हो किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस्ड है। क्लियर है? ताकि आपको जहां पे कोर मटेरियल रखा है, जिसके ऊपर वाइंडिंग किया है, वो मटेरियल के पास वहां पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड हमें मिले। यस और नो? उसके बाद वो कोर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है कि जो सारी, इसको फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले, इसलिए अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इतना समझ लो कि वो मटेरियल ऐसा होता है कि जो 100% यहाँ पे फील्ड को एक्सेप्ट करता है, कभी भी उसका अपोज नहीं करता, 10% भी अपोज नहीं कर रहा, वो 100% एक्सेप्ट कर। बहुत ही बढ़िया सा मटेरियल है, और जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। यस और नो? ऐसा मटेरियल होता है। और उसके ऊपर हमने क्या किया है, ये कोर मटेरियल को बाइंड किया है। देखो ये ना फील्ड इंटेंसिटी का फ्लो समझने वाली बात होती है कि फील्ड इंटेंसिटी का फ्लो जिस मीडियम में से होता है ना, वो मीडियम की परमिएबिलिटी डिसाइड करेगी कि भैया वो कितना अपोज करेगी इंटेंसिटी को। यस और नो? और इसकी जो परमिएबिलिटी होती है ना, वो एक्सेप्टिंग नेचर वाले, तो मतलब कि वो अच्छे से एक्सेप्ट कर पाती है। जैसे कि यहाँ पे परमिटिविटी पढ़े थे, यहाँ पे परमिएबिलिटी पढ़े थे। यह सुनो, उसकी डिटेल चर्चा ना नेक्स्ट चैप्टर में होगी, लेकिन ये हमेशा याद रखो कि मीडियम जो भी है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो चाहे तो पूरी 100% इंटेंसिटी को यहां से यहां पास होने दे, वो नहीं चाहे तो उनको वहीं पे रोक सकता है। यस और नो? तो सारा खेल मीडियम का है, मतलब कौन सा मटेरियल बीच में यूज करते हो उसका होता है। वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को आने देता है, मतलब एक्सेप्ट करता है, कि वहीं पे रोक देगा। यस और नो? वो ब्लॉक कर देगा, वो बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो मटेरियल हम यूज किया है ना, वो मटेरियल 100% फील्ड को एक्सेप्ट करने वाला है। यस और नो? तो इसलिए मतलब कि हम ये नहीं बोलेंगे कि यहां से मैग्नेट में से इंटेंसिटी इतनी निकली और यहाँ पे जब पहुंची तब वो मटेरियल ने उसको रेजिस्ट कर दिया, उसको आने ही नहीं दिया। मतलब कि ये जो वाइंडिंग वाला जो तार है ना, जिसमें करंट का फ्लो है, वो एक्चुअल में कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम ही नहीं रहा था, क्योंकि ये मटेरियल, कोर मटेरियल ने उसको ब्लॉक कर दिया, फील्ड को ही नहीं जाने दिया। तो फील्ड ही नहीं है तो फिर कैसे उसके ऊपर वो टॉर्क लगेगा? यस और नो? ऐसा नहीं है, मटेरियल पूरे फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कि एक्सेप्ट कर लेगा। यस और नो? मटेरियल के ऊपर मीडियम, मटेरियल ही तो मीडियम है ना, यहाँ पे मटेरियल जो कोर मटेरियल, वही तो मीडियम का काम करेगा ना, तो वही तो मीडियम है। सीधी सी बात है ना? यस और नो? तो उसके लिए वो मीडियम ऐसा होना चाहिए कि जो एब्जॉर्ब करे, 100% एक्सेप्ट कर पाए। यस और नो? तो ऐसा ही ये मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे कॉइल में से क्या करवाया जाता है, करंट का फ्लो, मतलब कि जिस करंट को हम मेजर करना चाहते हैं ना, उसको यही कॉइल में, जो जिसको हमने लपेटा है, वो कॉइल में उसको फ्लो करवाया जाता है। मान लो कि ये जो कॉइल है उसमें करंट का फ्लो है I के बराबर। कितना है? I के बराबर। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, मान लो कैपिटल N के बराबर। तो बच्चों सोचो, इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क, ये जो कॉइल है उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होगा? ये जो कॉइल है उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क हमने पता किया था, टॉर्क कितना होता है, NIAB के बराबर। यस और नो? सो टॉर्क ऑन, मैं यहां पे लिखता हूं, टॉर्क ऑन कॉइल कितना होगा, जिसको मैं टाउ से डिनोट करता हूं, वो होगा NIAB के बराबर। ये सुनो, NIAB। अभी ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे टॉर्क कैसे NIAB आया, वो पूरी चीज है ना, हम वो रेक्टेंगुलर लूप वाला जो केस देखा था ना, उसमें पढ़ चुके थे कि एक रेक्टेंगुलर, यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअल में वो रेक्टेंगुलर लूप जैसी ही बनेगी, एक लूप बनेगी। जैसे कि मैंने ये वाला मटेरियल है, ठीक है, मान लो कि ये मेरा कोर मटेरियल है, तो इसके ऊपर अगर मैं ऐसे वाइंडिंग को लपेटता हूं, तो ध्यान से देखिए ना, इसके ऊपर मैं वाइंडिंग को ऐसे लपेटता हूं, तो क्या वो रेक्टेंगुलर शेप नहीं आएगा? अच्छा सोचो ऐसे लपेटता हूं, ठीक है, तो सोचो ना, इसके ऊपर मैंने वाइंडिंग को लपेटा, तो वो रेक्टेंगुलर होगा कि नहीं होगा?
होगा कि नहीं होगा? तो अल्टीमेटली वो वही चीज हो गई ना, रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर कितना टॉर्क लगता है तो NIAB के बराबर। तो वो सारा यहाँ पे डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम ये यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। इसीलिए शायद हमें वो टॉपिक दिया गया था, पढ़ाया गया था, यस और नो, ऐसा समझ लो। और उसी से हमने डायरेक्टली यहाँ पे ये कॉइल के ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना निकाला, NIAB के बराबर। अभी डायरेक्टली यूज कर लिया। कहां फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, कितने मैग्नेट, उसकी चर्चा नहीं करनी है, हमने वहां पे रेक्टेंगुलर लूप वाले केस में हमने देख लिया था। तो समझ लो कि इसके ऊपर जो टॉर्क लगा वो कितना लगा, NIAB के बराबर। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। अभी होता क्या है पता है, जैसे टॉर्क लगेगा तो ये जो सुई होती है ना, ये जो जैसे भी टॉर्क लगेगा ये सुई, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। मान लो कि इसके ऊपर टॉर्क लगा, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले यहां पे थी सुई, जैसे ही टॉर्क लगा ये सुई घूम गई, यस और नो। जैसे ही टॉर्क लगा भाई, कॉइल घूमती है तो ये कोर मटेरियल के साथ ये आपकी जो सुई होती है, ठीक है, जो कांटा होता है जो आपके मैग्नीट्यूड को मेजर, करंट के वैल्यू को मेजर करके, वो इंडिकेटर जिसको बोलते हैं, वो भी घूमेगा। अगर यहाँ पे सुई यहाँ पे घूमती है तो ये भी घूमेगा, सुई ये साइड पे घूमती है तो ये साइड पे ये कांटा भी घूमेगा, यस और नो। ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा, यस और नो। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो जैसे ही ये कॉइल के ऊपर टॉर्क लगा, तो क्योंकि कॉइल किसके ऊपर वाउंड है, कोर मटेरियल के ऊपर, और कोर मटेरियल के साथ कनेक्टेड होता है ये सुई, यस और नो। तो जैसे ही ये सुई सॉरी कॉइल घूमी तो उसके साथ कोर मटेरियल भी घूमेगा, कोर मटेरियल घूमेगा तो उसके साथ ये अटैच जो सुई है, अगर सुई ये डायरेक्शन में घूमती है, मतलब कि क्लॉकवाइज, आपके स्क्रीन के अंदर देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, तो उसके साथ कोर मटेरियल भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये सुई ये डायरेक्शन में घूमेगी, है कि नहीं? वो यहां पे डिफ्लेक्ट होगी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो, अगर वो जो आपका जो वाइंडिंग है, जो आपके रेक्टेंगुलर लूप है, यहाँ पे जो हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे n माने हैं, ये जो कॉइल है हमारी, वो कॉइल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो उसके साथ कोर मटेरियल भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके साथ कनेक्टेड सुई भी ये डायरेक्शन में घूमेगी, है कि नहीं? ये डायरेक्शन में घूमेगी। समझ में आया, यस और नो? तो बस यही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। करंट को दौड़ाएं तो उससे कॉइल के अंदर, क्योंकि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है, और जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगता है उस डायरेक्शन में कॉइल घूमती है, क्योंकि कॉइल को वाउंड किया गया है कोर मटेरियल के ऊपर, तो उसके साथ कोर मटेरियल भी घूमेगा, और उसके साथ कोर मटेरियल के साथ अटैच होती है ये सुई, तो वो डायरेक्शन में सुई भी घूमेगी, यस सुनो, वो डायरेक्शन में सुई भी घूमेगी, है कि नहीं? अगर यहां पे घूमी तो ये डायरेक्शन में सुई घूमेगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा कोर मटेरियल, क्योंकि कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूमी, तो उसके साथ साथ ये सुई भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। समझ में आ रहा है ऐसे डिफ्लेक्शन? समझ में आ रहा है, यस और नो? रेड कलर का देखो सॉरी को, ऐसे डिफ्लेक्ट होती रहती है अकॉर्डिंग टू द करंट, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको समझना है। अभी बात ही आती है कि जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो, मतलब कि करंट का फ्लो अंदर से गायब हो जाता है। मान लो कि डिफ्लेक्शन होने के बाद ये सुई यहां पे थी, ठीक है, रेड कलर की वाली को, वो ब्लैक कलर के अंदर जो फिगर में उसको मत देखो, रेड कलर वाली जो लाइन है उसको देखो, तो वो यहां पे थी। जैसे मैंने करंट को जीरो कर, मतलब कि यहां पे स्विच को ऑफ कर दिया, सर्किट को ऑफ कर दिया, तो ये कॉइल में से घूमने वाला करंट तो जीरो हो गया, कॉइल में से घूमने वाला करंट तो जीरो हो गया, है कि नहीं? तो अगर करंट जीरो हो गया तो क्या उसके ऊपर टॉर्क लगेगा? NIAB के बराबर, I जीरो हो जाए तो टॉर्क नहीं लगता है। मतलब कि अगर सोचो कि अगर यहां तक वो डिफ्लेक्शन दिख रहा तो सडनली पावर गया, एक्सपेरिमेंट कर, सडनली पावर गया, ठीक है, पावर गया तो यहां पे करंट जीरो हो गया, इमीडिएटली करंट जीरो हो गया। अभी यहां पे होता क्या है कि जैसे पावर चला गया तो जहां पे वो आपका कोर मटेरियल, बल्कि जहां पे आपकी सुई थी वहीं पे चिपक जाएगी, यस नो, वहीं पे चिपक जाएगी। अभी उसको वापिस भी तो यहां पे लाना होता है, क्या वहीं पे चिपकाए रखना है उसको? वापिस लाना है कि नहीं लाना है? वापिस उसको इनिशियल पोजीशन पे लाना है कि नहीं, लाके जहां पे है वहीं पे चिपकाए रखना है उसको? क्या करना है, क्या करना है? क्या होता है, मटेरियल जो भी, सॉरी मीटर जो भी होते हैं, चाहे आप करंट मेजर करो या पोटेंशियल मेजर करो, जो भी वोल्ट मीटर या एमीटर, उसमें ये हमेशा देखना, अगर आपके घर में स्टेबिलाईजर लगा है तो स्टेबिलाईजर पे भी देखना, उसकी स्टेबिलाईजर आते हैं ना कैप्री कंपनी के, हमारे सूरत की बहुत ही फेमस कंपनी है, ज्यादातर उसी है, हम स्टेबिलाईजर यूज करते हैं, यस नो? अगर जीबी का आपके घर पे पावर आता है तो स्टेबिलाईजर कंपलसरी है, फ्रिज के ऊपर लगा दो भैया, बहुत ही फ्लक्चुएशन आता है, और जब भी ये रेनी सीजन होता है तो बहुत बार लाइट जाती है, यस नो? तो स्टेबिलाईजर लगाओ, उस पे भी ये आपको इंडिकेटर वोल्टेज का दिया जाता है, उसमें देखना सुई जैसे पावर जाता है तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, कभी भी वहां पे चिपके नहीं रहती है, यस नो? मतलब कि वहां पे कोई ऐसी मैकेनिज्म है कि जैसे ही आपने पावर को ऑफ किया तो वापस उसी सुई को वापस वो इनिशियल पोजीशन पे लेके आए, यस और नो? और उसके लिए क्या चाहिए? रिस्टोरेशन फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको रिस्टोर करने वाला फोर्स चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं? और वो रिस्टोर करने वाला फोर्स कौन दे सकता है?
वो रिस्टोर करने वाला फोर्स कौन दे सकता है बच्चों? यहां पे जो मैंने बोला कि स्प्रिंग के बारे में मैं बाद में बताता हूं, तो नीचे जो स्प्रिंग एसपी लिखा है ना, नीचे जो स्प्रिंग है ना, वो स्प्रिंग इसको रिस्टोर करेगी। मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये सुई घूम के किसी इंडिकेटर पे जाके गुजराती में बोला ये, वो पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके इंडिकेट करेगी, यस नो, वहां पे चिपक जाएगी। लेकिन जैसे ही उसमें से करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा, तो वापस उसको लेके कौन आएगा ओरिजिनल पोजीशन पे? रिस्टोरेशन फोर्स। और वो रिस्टोर करने का काम कौन करती है? नीचे लगी स्प्रिंग उसका काम करती है। ठीक है, कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी मीटर हो, ज्यादातर ना हम कभी भी डिजिटल मीटर यूज नहीं करते, एनालॉग मीटर ही यूज करते हैं, मतलब ये सुई वाले ही मीटर यूज करते हैं, यस और नो। तो उसके पीछे जब भी आप करंट को डिक्रीज भी करते हो, तो उस हिसाब से वो वापस अपनी पोजीशन पे आनी जरूरी है, यस और नो। और वो उसको वापस पोजीशन पे लाने के लिए, इनिशियल पोजीशन पे जीरो पे सेट करने का काम करती है स्प्रिंग। ठीक है, अभी ये कैसे हो पाता है, वो सारी चीजें आपको ना, आपने अगर वो खिलौने देखे, वो कौन से खिलौने चाबी वाले आते हैं, तो चाबी लगाते हो, चाबी लगा दे जाते हो, लगा देते हो, स्प्रिंग वाउंड होती जाती है। और जैसे ही चाबी को आप छोड़ते हो, तो चाबी उल्टी घूमती है, उसके साथ साथ स्प्रिंग जो अंदर लगी होती है ना, वो एक्चुअल में क्या होती है? रिलीज होती जाती है। मतलब कि आप क्या कर रहे थे? चाबी लगाने से आप स्प्रिंग को टाइट कर रहे थे, स्प्रिंग एक दूसरे के ऊपर टाइटली वाउंड हो रही थी, और जैसे छोड़े तो वो अभी रिलीज होना स्टार्ट कर देगी। जितनी चाबी लगाओगे ना, उतनी स्प्रिंग उल्टी डायरेक्शन में रिस्टोर होगी, है कि नहीं? तो यहां पे सिंपल सा कंसेप्ट जो यहां पे वो छोटे खिलौने में जो यूज होता है ना, स्प्रिंग का कंसेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होता है कि भाई आपने क्या किया, आप जब भी यहां से करंट का फ्लो करवाते कॉइल के अंदर से, तो कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है, तो टॉर्क लगने के कारण वो सुई जो भी है वो घूम जाती है, सुई घूमती है, तो उसके साथ साथ वो कोर मटेरियल भी घूमता है, और कोर मटेरियल जब भी घूमता है तो वो स्प्रिंग को क्या करता है? उतना टाइट कर देता है। और जैसे ही करंट का फ्लो जीरो हुआ ना, तो अभी वो स्प्रिंग टाइट हुई, इसलिए उसको रिलीज होना है। तो उसके अंदर जैसे ही करंट का फ्लो जीरो हो गया, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, तो अभी क्या होगा? स्प्रिंग के अंदर, क्योंकि वो टाइट हुई ना, जितनी टाइट हुई उतनी रिलीज हो जाएगी, उतनी रिलीज होगी, मतलब कि वो वापस उस कॉइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगी। तो रिस्टोरेशन का काम कौन करती है? स्प्रिंग। इसीलिए यहां पे स्प्रिंग बहुत ही जरूरी है, स्प्रिंग बहुत ही जरूरी है, वो रिस्टोर करने का काम करती है। और उसके अंदर रिस्टोरेशन, यहां पे रिस्टोरेशन फोर्स नहीं बोलेगा, हम भाई स्प्रिंग को कॉम्प्रेस नहीं कर रहे, समझो, हम यहां पे स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करने का काम नहीं कर रहे, समझो। ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है और समझने वाली बात है कि किसी स्प्रिंग को अगर मैं फोर्स लगा के उसको कॉम्प्रेस करो, मान लो कि मैंने इसको कॉम्प्रेस किया एक्स के बराबर, मान लो इनिशियली इतनी स्प्रिंग थी, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको ये डायरेक्शन में फोर्स लगा के मान लो इसको x जितना कॉम्प्रेस कर दिया, तो अभी मेरी स्प्रिंग कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, यस और नो, यहां तक, ठीक है, यहां तक x जितना कॉम्प्रेस कर दिया। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर ये वाला फोर्स एक्सटर्नली जो अप्लाई करता हूं उसको छोड़ूंगा, तो वापिस स्प्रिंग क्या हो जाएगी? एक्सपांड होके उतना ही एक्सपांशन देगी जितना वो कॉम्प्रेस हुई थी, x जितना। इसीलिए उसका रिस्टोरेशन फोर्स कितना होता है? हम मानते हैं माइनस के एक्स के बराबर। F सीधा प्रोपोर्शनल होता है x के। अरे यार 11th में पढ़े होंगे यार, ऐसा मत करो यार, 11th में पढ़े होंगे ये सारी चीजें, यस नो, रिस्टोरेशन फोर्स समझ में आ रहा है, यस और नो? सॉरी, ओके, चलो चलते हैं। ओ एक्चुअली आई फॉरगेट टू साइलेंट दिस फोन। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो वो उतना ही जितना हमने एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट उसको कंप्रेस करने में करा, उतना ही वो रिलीज होगी, यस नो, उसके बराबर एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगता है, ऐसा मैं बोल सकता हूं यहां पे, यस नो। तो ऐसा ही यहां पे, एक सेकंड, हाँ मैं इसको म्यूट कर देता हूं, हाँ जी। तो ऐसा ही यहां पे रिस्टोरेशन, इसको रिस्टोरेशन फोर्स बोलते हैं। यहां पे क्या है? स्प्रिंग वाउंड हुई, मतलब कि एंगल घूमी, यस नो, इसको टाइट किए, एंगल घूमी, जो चाबी वाले खिलौने में आता है वही कंसेप्ट यहां पे आप मान सकते हो, ठीक है। तो उतना एंगल घूम के टाइट हुई, यस नो। तो अभी क्या होगा? एंगल घूमी ना, एंगल घूमी, तो जब भी वो रिलीज होगी ना, तब उतना ही एंगल रिलीज होनी चाहिए, यस नो। तो यहां पे जो होगा ना, वो रिस्टोरेशन टॉर्क होगा, समझो, रिस्टोरेशन फोर्स नहीं, रिस्टोरेशन टॉर्क होगा। समझ में आ रहा है? अरे यार हाँ ना बोलो, रिस्टोरेशन टॉर्क होगा, ये सुनो। मान लो कि मैंने ये जो कॉइल है, ये कॉइल है,
ये कॉइल ने जब भी इसमें से करंट फ्लो तो कॉइल ने थीटा एंगल जितना स्प्रिंग को टाइट किया, तो जब भी इसमें से कॉइल में से करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा ना, तो वापस उतना ही थीटा एंगल अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग क्या करेगी, रिलीज हो जाएगी। यस और नो? तो यहां पे जो भी टॉर्क लगेगा ना इसके ऊपर स्प्रिंग के द्वारा, वो रिस्टोरेशन टॉर्क होगा। यस और नो? फोर्स नहीं होगा, कंप्रेस नहीं किए, उसको वाउंड किए, मतलब कि टाइट किए। समझ रहे हो? वो खिलौने आते हैं ना चाबी वाले, उसको ओपन करना, डिसेक्शन करना, तो आपको समझना है पूरा मैकेनिज्म। ठीक है? वाउंड करते, टाइटली वाउंड करते, जैसे रिलीज के तो रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। जितना एंगल हम उसको टाइट किए तो उतना ही एंगल वो घूम के रिलीज हो जाएगी। यस? तो वहां पे रिस्टोरेशन टॉर्क का कंसेप्ट लगता है। तो यहां पे यही लगेगा स्प्रिंग का। अभी इंपॉर्टेंट समझ में आया? यहाँ पे स्प्रिंग का इंपॉर्टेंट क्या है? सुई जहां पे गई है वहां पे अटकाए नहीं रहे, उसको वहीं पे चिपके नहीं रहने देना है, उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है। तो उसको वापस लाने के लिए यहाँ पे हमें रिस्टोरेशन फोर्स चाहिए, और वो कौन प्रोवाइड करता है? स्प्रिंग। और स्प्रिंग रिस्टोरेशन टॉर्क के फॉर्म में उसको रिलीज करती है। क्लियर हुआ यहां तक? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा यहां पे कि जो टॉर्क कॉइल के ऊपर लगा, उतना ही स्प्रिंग रिस्टोरेशन टॉर्क के फॉर्म में प्रोवाइड करेगी उसको वापस लाने के लिए। और रिस्टोरेशन टॉर्क का वैल्यू कितना होता है? के फाई के बराबर। मान लो कि वो फाई एंगल घूमी थी ड्यू टू दिस करंट। जैसे ही करंट फ्लो हुआ, कॉइल घूमी तो उसके साथ कोर मटेरियल घुमा, उसके साथ वो जो सुई कनेक्ट है वो पहले यहाँ पे ओरिजिनली यहाँ पे थी, घूम के यहाँ पे आ गई। ये सुनो, वो इतना घूमी, मतलब कि वो कुछ एंगल घूमी। ये सुनो, कुछ एंगल घूमी। तो जब भी उसमें से करंट जीरो हो जाएगा तो वापस उसको वापस लाना है, तो उतना ही एंगल उसको अपोजिट डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग के द्वारा प्रोवाइड। वो काम कौन करेगा उसका? ये वापस लाने का काम स्प्रिंग करेगी। तो स्प्रिंग क्या करेगी? उतना ही मैग्नीट्यूड का रिस्टोरेशन टॉर्क प्रोवाइड करेगी। तो रिस्टोरेशन टॉर्क बाय द स्प्रिंग, ध्यान से देखना, इसको हम फोर्स नहीं बोलेंगे, रिस्टोरेशन फोर्स नहीं बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे, क्योंकि एंगल पे घूम रही है ना। या सुनो, तो रिस्टोरेशन टॉर्क और रिस्टोरेशन वही टॉर्क कितना होता है? स्प्रिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला रिस्टोरेशन टॉर्क भैया के फाई के। यहां पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं तो भैया माइनस साइन को छोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस साइन कंसीडर मत करो। वैसे एक्चुअली जो भी रिस्टोरेशन फोर्स या टॉर्क लगता है वो माइनस साइन वाला, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उसके अपोज में स्प्रिंग का फोर्स होता है, रिस्टोरेशन फोर्स होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं इतना ही फोर्स। अभी देखो स्प्रिंग का भी कॉन्सेप्ट कैसा होता है, मतलब कि हमारी ही एनर्जी को वो यूज करती है और उसी एनर्जी से वो वापस आ जाती है कि नहीं? मैं कंप्रेस करता हूं तो उसको फोर्स, उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? मैं। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैंने जो एनर्जी प्रोवाइड की ना, स्प्रिंग उसी को स्टोर कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी स्प्रिंग। ये सुनो, आई कहां से? मेरी ही तो एनर्जी थी, मैंने दी उसको उतनी ही एनर्जी जितना मैंने डिस्प्ले। स्प्रिंग कितनी रिलीज होती है? जितना मैं डिस्प्लेसमेंट कर, जितनी मैं कंप्रेस कर, उतनी ही रिलीज होती है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम, है कि नहीं? तो मेरी ही एनर्जी को वो यूज कर लेती है, स्टोर कर लेती है, और फिर उसी को यूज करती है जब मैं उसको कंप्रेस करना छोड़ दूं, उसी को एनर्जी को यूज करके वो वापस उतना ही डिस्प्लेसमेंट करवा लेती है। अजीब है ना? मतलब कि एक टेम्पररी बैटरी की तरह काम करती है भाई, एनर्जी को स्टोर कर लेती है, हमारी ही एनर्जी को वापस यूज कर लेती है वापस आने में। यस और नो? चलो ठीक है, अभी 11 में पढ़े होंगे, अभी इसको क्या अभी देखना। तो यहाँ पे मैं माइनस साइन को यहाँ पे कंसीडर नहीं करता हूं। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखें तो आप इतना समझ सकते हो कि टॉर्क, जो कॉइल के ऊपर टॉर्क लगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही टॉर्क, रिस्टोरेशन टॉर्क, ये स्प्रिंग प्रोवाइड करेगी। तो कहीं ना कहीं मैं ये दोनों को सेम बोल सकता हूं। यस सुनो, ये सुई इतना घूमी, वापस उतना ही रिवर्स डायरेक्शन में घूम के आ जाएगी, लेकिन वो एंगल पे घूमेगी ना, इसलिए यहाँ पे रिस्टोरेशन टॉर्क लिया। तो कहीं ना कहीं क्या ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए? जी हाँ, दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये दोनों को कंपेयर करूं तो बच्चों मुझे ये समझ में आता है कि के फाई का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? एन आई ए बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, के फाई का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? एन आई ए बी के बराबर होना चाहिए। बच्चों यहां से मैं आई को लेफ्ट हैंड साइड पे लाता हूं, के को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं, तो यहां पे मेरे पास वैल्यू क्या बनी? 5/i इज इक्वल्स टू एन ए बी डिवाइड बाई के। बच्चों ये जो आपके पास आई ना टर्म 5/i इज इक्वल्स टू एन ए बी बाई के, ये जो 5/i है ना, इसी को बोला जाता है करंट सेंसिटिविटी। यस, इसको क्या बोला जाता है?
करंट सेंसिटिविटी। ये 5/I जो भी है ना, उसी को करंट सेंसिटिविटी बोला जाता है। यस, इट इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब कि कोई आपको पूछे कि करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की कितनी है, तो आपको क्या निकालने को बोला है? 5/I रेशियो निकालने को बोला है, जो होता है किसके बराबर है? NAB/K के बराबर होता है। समझ में आ रहा है करंट सेंसिटिविटी? अब ये है क्या? करंट सेंसिटिविटी है क्या भाई? आप कितना करंट दे रहे हो उसके हिसाब से वो कितना एंगल घूम रही है, इसको बोला जाता है करंट सेंसिटिविटी। ये सुनो, नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया ना? ठीक है, चलो समझाता हूं, ध्यान से देखना। मान लो बच्चों, कोई एक गैल्वेनोमीटर है कि जो 10 डिग्री पे ही आपको 10 माइक्रो एम्पियर का करंट शो कर देता है। मतलब कि अगर वो 10 डिग्री घूमेगा, अगर उसका जो कोर मटेरियल 10 डिग्री घूमेगा, तो उस हिसाब से उसकी जो सुई है ना, वो सीधा 10 माइक्रो एम्पियर को रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब कि वो 10 माइक्रो एम्पियर पे जाके चिपक जाएगी। यस नो? मतलब कि वो रीडिंग कितना शो करेगी? 10 माइक्रो एम्पियर। और कोई एक गैल्वेनोमीटर ऐसा है कि जो 30 डिग्री घूमने के बाद आपको 10 माइक्रो एम्पियर दे रहा है। तो अभी समझ में आ रहा है? एक ऐसा गैल्वेनोमीटर कि जो सिर्फ 10 डिग्री में ही 10 माइक्रो एम्पियर करंट को सेंस कर रहा है। सुनो, सेंस कर रहा है। और एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जो 30 डिग्री घूमने के बाद आपको 10 माइक्रो एम्पियर सेंस करके देता है। तो दोनों में किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है? जो गैल्वेनोमीटर 10 डिग्री घूमने पे ही आपको 10 माइक्रो एम्पियर सेंस करके दे रहा है, वो बंदा सबसे सेंसिटिव है कि नहीं? वो बंदा सबसे सेंसिटिव है। तो इसी को सेंसिटिविटी बोला जाता है। आई बात समझ में? इसी को सेंसिटिविटी बोला जाता है। ये सुनो, है क्या? 5/I। मतलब कि छोटा एंगल घूमने पे अगर वो बड़ा वैल्यू सेंस करके दे सकता है, तो ऐसा गैल्वेनोमीटर सबसे सेंसिटिव है। समझ में आ रहा है? यस और नो? एक है कि जो 10 डिग्री घूमने पे ही वो 10 माइक्रो एम्पियर सेंस कर लेता है, और एक ऐसा है कि जो 30 डिग्री घूमने के बाद 10 माइक्रो एम्पियर सेंस कर सकता है। तो दोनों में सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? जो कम एंगल में ज्यादा करंट सेंस कर रहा है, वो। इसी को बोला जाता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। यस नो? या फिर बोलो स्पेसिफिकली करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। वो होता है क्या? 5/I रेशियो। ठीक है। उसी तरह एक वोल्टेज सेंसिटिविटी भी आती है इसकी। पहले ये समझ लेते हैं कि ये करंट सेंसिटिविटी अगर बच्चों मुझे इंक्रीज करनी है तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सुनना, अगर मुझे कोई बोले कि मुझे करंट सेंसिटिविटी किसी गैल्वेनोमीटर की इंक्रीज करने, तो मेरे पास कितने, क्योंकि ये 5/I को ही करंट सेंसिटिविटी बोला जाता है, तो बच्चों करना कुछ भी नहीं है। या तो आप यहां पे एरिया, जो आपकी जो कॉइल है ना, वो कॉइल का एरिया बढ़ा दो, तो भी आप सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हो। या तो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दो, तो भी आप सेंसिटिविटी यहां पे इंक्रीज कर। या फिर के क्या होता है? टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको बोल दो आप, तो वो है, उसको आप कम कर दो, उसकी रिड्यूस कर दो, इसको रिड्यूस कर दो, तो भी आप सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हो। या फिर मान लो कि आप एरिया चेंज नहीं करना चाहते, मतलब कि जो कोर मटेरियल जिसके ऊपर लपेटा है, क्योंकि अगर एरिया बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोर मटेरियल भी बड़ा करना पड़ेगा। मान लो कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, आपके पास कोर मटेरियल उतना ही है, आप उसका एरिया बढ़ा नहीं सकते हो, तो एरिया इंक्रीज नहीं कर सकते। मान लो कि आपके पास जो परमानेंट मैग्नेट है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, वो भी आप चेंज करना नहीं चाहते। मान लो कि आप जो स्प्रिंग यूज करे उसके अलावा कोई स्प्रिंग आपके पास है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आप के को भी चेंज नहीं करना चाहते हो। तो ऐसे टाइम पे और एक ऑप्शन आपको बचता है, दैट इज द एन। आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो। अगर आप एन को भी इंक्रीज करो, ये तो आपके हाथ में है ना। एक कोर मटेरियल की आप साइज इंक्रीज नहीं कर सकते, आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करना चाहते, आप के को चेंज नहीं करना चाहते, तो भैया अभी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो आप इंक्रीज कर सकते हो, वो तो आपके हाथ में है। ठीक है, पहले 10 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपने 10 रखे थे, अभी एक काम करो 20 कर दो, 30 कर दो। जैसे जैसे आप उसको इंक्रीज करते जाओ, तो एन के भी तो सीधा प्रोपोर्शनल है। 5/I रेशियो एन के भी तो प्रोपोर्शनल, तो अगर आप एन को इंक्रीज करोगे तो अपने आप सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या एन को इंक्रीज करने से उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होती है क्या? क्या उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होती है क्या? आइए देखते हैं। देखो नॉर्मली ना, ये होता है क्या है कि भाई वैसे तो गैल्वेनोमीटर रेडीमेड मिलते ही है, लेकिन ये सिर्फ अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है, तो उसके लिए की बात है कि नॉर्मली क्या होता है कि कोर मटेरियल की साइज हम फिक्स रखते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट यूज करने वाले वो भी फिक्स है, क्योंकि क्या है कि अगर उसकी साइज, आप जितना कोर मटेरियल की साइज इंक्रीज करोगे, उतना उसका डिब्बा जिसमें वो फिट होने वाला है सारा अरेंजमेंट, वो भी तो बड़ा होता जाएगा। और हमें गैल्वेनोमीटर इतना बड़ा नहीं बनाए, छोटा सा बनाना है। ये छोटा सा डिब्बा की तरह है, मतलब कि आप यहाँ पे, मतलब
जहां पे एक्सपेरिमेंट करना चाहे वहां पे रख सको उसको अच्छे से, ठीक है। ऐसा होना है, जितना कॉम्प्रेस फॉर्मेट में हो उतना अच्छा है, यस सुनो, जितना कॉम्प्रेस जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, यस सुनो। तो इसके लिए आप कोर मटेरियल को चेंज नहीं करते, मतलब कि हम ऐसा मानते हैं कि एरिया ऑफ कोर मटेरियल या फिर एरिया ऑफ लूप वी कैन नॉट चेंज, ठीक है। ऐसा ऐसा है नहीं, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हम साइज को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, उतनी साइज में सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं, तो उसी के लिए एरिया को हम कांस्टेंट मानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वही, उतने डिब्बे में जो मैग्नेट आ सकता है उसी के उतने ही मैग्नेट से हम काम चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए बी को भी फिक्स रखते हैं। और के जो स्प्रिंग हम यूज करते हैं वही मटेरियल की स्प्रिंग बार बार जितने भी गैल्वेनोमीटर बनाएंगे वहीं पे भी वही यूज करेंगे, तो के को भी चेंज नहीं करें। तो हमारे पास एक ही चीज बचती है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो 100% करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, यस और नो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये करंट सेंसिटिविटी, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करने से करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सकती है, तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? तो पहले ये तो समझ ले कि वोल्टेज सेंसिटिविटी है क्या। अगर करंट सेंसिटिविटी 5/I है तो बच्चों आप बता सकते हो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, 5/V। तो यहां पे एक और टर्म यहां पे लिखने वाले हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती क्या है, 5/V, ठीक है। 5/V को वोल्टेज सेंसिटिविटी बोला जाता है। टू बी स्पेसिफिक बात करो तो इसी को V को IR लिख दूं, तो यहां से मुझे एक टर्म तो ये पता चलेगा कि ये हो गया 5/I डिवाइड बाई R। 5/I क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी, मतलब कि वोल्टेज सेंसिटिविटी है क्या, करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया भाई NAB डिवाइड बाय K इंटू 1/R, ठीक है। तो ये हो गई वोल्टेज सेंसिटिविटी। अभी सोचो मैं क्या पूछा आपको, मैंने आपको ये पूछा कि भाई अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहा हूं तो उससे करंट सेंसिटिविटी तो इंक्रीज होगी, लेकिन क्या करंट सेंसिटिविटी के साथ वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? आपको दिखेगा कि हाँ सर हो जाएगी ना, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एन इंक्रीज हो जाएगा, एन इंक्रीज हो जाएगा तो हो जाएगी ना। यहां पे भी तो देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी एन प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों एक मिनट, ये जो मैंने आर लगाया ना, वो आर किसका आर होगा? करंट कहां से फ्लो करता है, कॉइल में से, तो ये आर है वो किसका आर है, कॉइल का आर है। अरे भैया भले वो कंडक्टर है, लेकिन हमें पता है रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है वो पता है, किसी कंडक्टर के पास भी खुद का रेजिस्टेंस होता है, यस और नो। तो सोचो ना, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करोगे तो उतना लंबा तार आपको मतलब लेना पड़ेगा, यस और नो। पहले 10 टर्न लगाए थे तो उसके लिए मान लो आपने 1 मीटर तार यूज कर लिया, अभी आपने 20 यहां पे 20 टर्न लगाए तो इसका मतलब ये हो कि आपको 2 मीटर का तार चाहिए। तो भैया तार की लेंथ इंक्रीज हुई, तो यार तार की लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस तो भी तो बढ़ेगा ना। पहले 1 मीटर का तार था तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस था, अभी 2 मीटर का तार यूज हुआ तो भाई रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज किया। तो अगर जितना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आप यहां पे इंक्रीज कर दो, आपने क्या किया 10 से 20 किया, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया, तो रेजिस्टेंस भी तो डबल हुआ, डबल डबल छम्मा छम्मा। इसका मतलब है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी उतना बढ़ जाएगा। अरे यार समझ में आया कि नहीं आया? 1 मीटर के तार को लपेटे थे, अभी आपने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने के लिए आपने क्या किया, डबल करने के लिए 2 मीटर का तार यूज कर लिया। तो पहले 1 मीटर के हिसाब से रेजिस्टेंस था, अभी 2 मीटर के हिसाब से रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस भी तो डबल हो गया, है कि नहीं? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज हुए, डबल हुए, यस नो। और नीचे डिनोमिनेटर में देखो तो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी, टोटल रेजिस्टेंस भी तो डबल हुआ, दोनों दोनों छम्मा छम्मा हो गए, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं आया, यस और नो। समझ रहे? तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होती है। अरे यार समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस और नो। तो ये है पूरा लेखा जोखा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, यस और नो। आपको गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन लिखना होता है, मतलब कि उसमें कौन सा क्या क्या चीजें हैं, मतलब सिलिंड्रिकल, यहाँ पे मैग्नेट क्यों यूज करते हैं, फिर कॉइल के ऊपर टॉर्क कितना लगता है, रिस्टोरेशन टॉर्क कितना लगता है, वो सारी चीजें आपको सिर्फ एक्सप्लेन करनी होती है, और यहाँ पे बाकी
करंट सेंसिटिविटी क्या है वो एक्सप्लेन करने को बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है तो वो आपको लिखना है, और फिर ये वाला पॉइंट भी लिखना होता है कि करंट नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होती। अभी थियरी में कैसे लिखोगे आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, यस और नो, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आया। तो इट इज ऑल अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आई होप सो कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि ये होता क्या है भाई। जब भी हम यहां से एक्चुअल में होता क्या है कि एक कोर मटेरियल के साथ क्या होती है, एक सुई कनेक्टेड रहती है, ठीक है। अरे सॉरी, वो मुझे वो वाली लाइन लेनी थी। तो एक सुई यहां से कनेक्टेड रहती है। अभी होता क्या है, जब भी हम ये गैल्वेनोमीटर में से कॉइल में से करंट का फ्लो करवाते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, दैट यू ऑलरेडी नो, ठीक है। टॉर्क लगता है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। टॉर्क लगा तो उसकी वजह से अगर मान लो कि ये कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई तो वो क्योंकि कोर मटेरियल के ऊपर लपेटी है तो कोर मटेरियल भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और वही कोर मटेरियल के साथ क्या होता है कि ये सुई कनेक्टेड होती है रेड कलर वाली, तो वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, यस और नो। अगर मान लो कि यहां पे कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो कॉइल की वजह से कोर मटेरियल भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो उसके साथ साथ ये हमारी जो सुई है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। लेकिन सवाल ये है कि उसको वापस कौन लेके आएगा, तो उसको वापस लाने के लिए स्प्रिंग का यूज होता है। स्प्रिंग क्या करती है, जैसे ये कॉइल रोटेट होती है तो स्प्रिंग उतनी टाइट होती है, उतने एंगल तक टाइट होती है। जैसे ही आप उसका करंट का फ्लो जीरो करते हैं तो वापस वही स्प्रिंग रिस्टोरेशन टॉर्क अप्लाई करके वापस उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आती है। तो ये सीधा इसका कॉन्सेप्ट होता है, यस ना, इसी तरह वो एक्ट करता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो आई होप सो का आपको इसका वर्किंग और वो जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, करंट सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, वो समझ में आ गया है। अभी उसकी दो एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, हमें ये पूरा पॉइंट कंप्लीट करना है, यस और नो, भले टाइम लगेगा लेकिन कंप्लीट करना है। तो बच्चों वैसे तो यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसको आप नॉर्मली तो करंट, छोटे से वैल्यू का करंट मेजर करने के लिए यूज कर सकते हो, यस और नो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी उतने हैं। जरा ध्यान से सुना, मान लो कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर को ए मीटर की तरह ट्रीट करना चाहूं, ठीक है। देखो वैसे तो ये बनाया गया है किसके लिए, छोटे से, ध्यान से सुनना, छोटे से करंट को मेजर करने के लिए। लेकिन सोचो कि अगर मैं कोई ऐसी सर्किट में उसको कनेक्ट कर दूं, या फिर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब मुझे ना किसी एम्पियर रेंज का करंट मेजर करना था। ध्यान से सुनना, किसी एम्पियर रेंज का करंट मेजर करना था, मुझे क्या करना था, किसी एम्पियर रेंज का करंट मेजर करना था। अभी प्रॉब्लम क्या है, मैंने आसपास ढूंढा तो मुझे कहीं पे ए मीटर नहीं मिला, और आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर कभी भी ए मीटर की तरह यूज नहीं हो सकता, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बनाया गया है छोटे करंट को मेजर करने के लिए, एम्पियर रेंज को नहीं, यस सुनो। और मान लो कि मेरे नजदीक में मैंने आसपास ढूंढा तो मुझे क्या मिला, सिर्फ गैल्वेनोमीटर। अभी भाई एक्सपेरिमेंट तो करना ही है, ए मीटर कहीं पे है नहीं, तो क्या मैं गैल्वेनोमीटर को ए मीटर की तरह यूज कर सकता हूं? तुरंत आप बोलोगे सर नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर स्पेशली डिजाइन है छोटे वैल्यू के करंट को मेजर करने के लिए, और आप तो चाहते हो भैया एम्पियर रेंज के करंट को मेजर करने के लिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। क्या होगा अगर मैं एम्पियर रेंज का करंट इसमें से दौड़ाऊं तो कॉइल जल जाएगी, है कि नहीं। उसका तार, पहले के जमाने में ना फ्यूज लगाते थे, याद है आपको, पहले के जमाने, अभी एमसीबी आ गई, पहले तो फ्यूज लगाते थे। फ्यूज में क्या होता था, तार यूज करते थे, फ्यूज में होता कुछ में तो एक तार यूज करते थे। अगर ज्यादा करंट आता तो तार पिघल जाता था, जल जाता था, पिघल जाता था, तो वो कनेक्शन को वहीं पे ब्लॉक कर देता। वही तो फ्यूज का कंसेप्ट था। तो यहां पे भी आप जिस तरह जितना मोटा तार यूज करते थे ना, जैसे कि अगर मैं सीधा सा हिसाब बोलूं ना, आप लॉजिकली भी सोच सकते हो कि आपके घर में जो करंट आता है, ठीक है, सोचो अगर आपके स्ट्रीट में, मतलब कि बाहर सोसाइटी में जो करंट आता है, उतना करंट अगर सीधा, क्योंकि हमारी सोसाइटी के बाहर एक डीपी लगी होती है जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, जिसको ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या करता है, आता है 1200 वोल्ट, लेकिन उसको डिग्रेड करके 240 वोल्ट आपके घर में भेजता है। लेकिन सोचो जरा, आपके घर के तार और वो बाहर जो सोसाइटी में आता है वो तार, दोनों की साइज में फर्क होता है। जैसे ना, सोचो कि वो पूरा वोल्टेज अगर आपके घर में आ जाता तो क्या होता, तार जलते कि नहीं जलते? क्योंकि आपके तार उतने करंट को सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि करंट इंक्रीज होने से, क्योंकि करंट का एक टेंडेंसी है, क्योंकि जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं ना बच्चों, वो मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल है, और कंडक्टर के पास खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस की एक टेंडेंसी होती है, बहुत ही बुरी टेंडेंसी होती है, वो कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, वो सारी एनर्जी को ना हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। मतलब कि तार गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद वो अगर उतने पॉइंट तक, मतलब कि और हीट रिड्यूस करता ही जाता है, सॉरी रिलीज करता ही जाता है, तो अभी क्या होता है कि वो जलने लगता है, या सुनो, वो सस्टेन नहीं कर पाता है, वो जल जाएगा। और यही कंसेप्ट जो पुराने जमाने में जो फ्यूज आते थे ना, ऐसे लगाते थे, फ्यूज तार रखते थे घर में, अगर फ्यूज
हाँ डिफ्यूज हो गया मतलब कि वो जल गया, तो आप क्या करते थे, उसी को निकालते थे, उसी में वो वापस तार को कनेक्ट करते थे, वापस लगा देते थे, मतलब कि वो प्रोटेक्शन देता था। तब एमसीबी वाला कंसेप्ट, एमसीबी जो भी आते हैं ना वैसा कंसेप्ट नहीं था, तब फ्यूज लगते थे। ठीक है, आज भी अगर किसी के घर में फ्यूज है तो बहुत ही बढ़िया है। आप समझ सकते हो कि अगर ज्यादा करंट आया तो वो तार जो भी था ना, वो तार वो ज्यादा करंट को सस्टेन नहीं कर पाता था, तुरंत जल जाता था। लेकिन फिर भी वो उतना प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि तार के टेम्परेचर को इंक्रीज होने में भी टाइम लगता था, तब तक तो वो करंट पास हो चुका होता था। इसीलिए ज्यादातर ना तब वहां पे वो हाई वोल्टेज आ जाने पे बहुत सारे डिवाइस को नुकसान होता था फ्यूज वाले केस में। लेकिन फॉर्चुनेटली एमसीबी ऐसी एक चीज बना दी गई कि जो तुरंत ट्रिप हो जाती है, वो करंट को सच में पास नहीं होने दे। वहां पे एक्चुअल में करंट, क्योंकि वो जलने में उतना टेम्परेचर अचीव करने में थोड़ा टाइम लग जाता था, और उतने टाइम में तो करंट फैल चुका होता था। यस नो, करंट की स्पीड आपको पता है, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाता था। ठीक है, तो इसीलिए एमसीबी, अभी ज्यादातर एमसीबी यूज होती है, फ्यूज कभी भी यूज नहीं होते हैं, कहीं भी यूज नहीं होते हैं। यस और नो, क्योंकि उतनी जल्दी तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा ना, समझ सकते हो आप, उतनी जल्दी तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। खैर, यहाँ पे हम बात करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीधा अगर एम्पियर रेंज वाले करंट को, अगर यहाँ पे मान लो कि सर्किट है, वो सर्किट का जो तार है ना, ध्यान से सुनना, ये सर्किट का जो पूरा तार है ना, पूरा जितना तार मैंने यूज किया, वो तार का टोटल रेजिस्टेंस मान लो आर है। ये जो आर है ना, सॉरी वो पेन चेंज करना भूल गया। ठीक है, तो ये जो आर है ना, वो क्या है, पूरी सर्किट में जो तार लगा है, वो तार का टोटल रेजिस्टेंस आर है, मान लो आर है। यस सुनो, अगर मान लो कि मैं सीधा गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं, तो आपको पता है कि यहां पे जो भी करंट निकलेगा वो सर्टेन इन द रेंज ऑफ एम्पियर होगा, और वो एम्पियर का करंट अगर गैल्वेनोमीटर में से पास कर गया ना, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करना है तो उसको मुझे सीरीज में लगाना पड़ता है, इन बिटवीन दिस सर्किट लगाना पड़ता है। यस सुनो, तो उसको मुझे ये सर्किट में सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा और वो एम्पियर रेंज का करंट उसमें से पास हुआ, कॉइल जल जाएगी, कॉइल जल जाएगी, गैल्वेनोमीटर काम नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी मुझे तो गैल्वेनोमीटर को यूज करना ही है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? देखो, इसके दो डिमेरिट है। एक तो आप सीधा उसको सीरीज में लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर जल सकता है। दूसरा, भाई यहां पे मान लो कि पहले तो गैल्वेनोमीटर नहीं है, ठीक है, पहले मान लो कि गैल्वेनोमीटर नहीं है, यहां पे सीधी शॉर्ट सर्किट गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड नहीं है, तब यहां पे जो भी करंट यहां पे निकलेगा ना, वो करंट कितना होगा पता है? वो करंट होगा V बाई R के बराबर। यस और नो? अभी सोचो कि यहां पे गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया है, सोचो गैल्वेनोमीटर को मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अभी गैल्वेनोमीटर का खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसमें भी एक कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, वो भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उसका भी खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, है कि नहीं? अरे भैया बोले ना कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, तो तार है ना, तो तार का भी रेजिस्टेंस, मान लो कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G के बराबर, कितना है, G के बराबर, यहां पे लिखा है, मैंने अंदर ही लिखा है G, कैपिटल G के बराबर वो उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो भैया अभी कितना करंट फ्लो करेगा? अभी करंट फ्लो करेगा V अपॉन, क्योंकि G एंड R दोनों सीरीज में है, दोनों का एडिशन हो जाए तो R प्लस G के बराबर। तो अभी सोचो ना, आप कौन सा करंट मेजर करना चाहते थे? V बाई R वाला, लेकिन आपको यहां पे मेजर क्या होगा? V बाई R प्लस G। आपको पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से बैटरी में से निकलने वाले करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, या सुन लो, वैसे बैटरी में से करंट निकलता नहीं है, और आपको पता ही है, मैंने समझाया भी था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन हम बोलते ऐसा ही है। ये सुनो, तो यहाँ पे करंट तो रिड्यूस हो जाएगा, तो जो मेजर करना चाहते थे वो वैल्यू तो यहाँ पे मिलेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है? तो दो प्रॉब्लम है, एक तो सीधा गैल्वेनोमीटर को लगा नहीं सकते, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम यह है कि गैल्वेनोमीटर का खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो जाता है, तो अगर मान लो कि वो सस्टेन करवे, जो होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, लेकिन मान लो 1% क्या 0.1% के लिए वो सस्टेन कर भी जाए, तो वहां पे उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस वहां पे बीच में आ जाएगा। तो उसकी वजह से जिस करंट को आप मेजर करना चाहते हैं, आप मेजर करना चाहते हैं V बाई R को, लेकिन अभी आपको मेजर क्या होगा? V बाई R प्लस G। ये तो गलत वैल्यू आ जाएगी ना। आप मेजर करना चाहते थे 5 एम्पियर को, और ये मेजर करके देगा 3.5 एम्पियर का, तो ये तो रीडिंग तो गलत हो गया। यस और नो? तो अभी ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले कैसे? बहुत ही आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है बच्चों? ध्यान से सुनना, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। क्या हम एक काम कर दे, गैल्वेनोमीटर में से जो ज्यादा मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, अभी आई करंट फ्लो हो रहा है, हम एक काम करें तो कि गैल्वेनोमीटर में से कम करंट फ्लो हो और मैक्सिमम करंट बाईपास हो जाए, तो ये काम बन सकता है। बाईपास करने के एक ही मतलब
रास्ता एक ही है लेकिन बेनिफिट दो है। ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनो, मैं करने वाला हूं ये गैल्वेनोमीटर को बाईपास, और बाईपास करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टर कनेक्ट करने वाला हूं, एक ऐसा रेजिस्टर जिसका वैल्यू ये G की वैल्यू से बहुत ही कम हो, छोटा रेजिस्टर, मतलब कि यहां पे जो S कनेक्ट होगा ना वो S शुड बी लेस देन G के कंपैरिजन में छोटा रेजिस्टेंस मैं कनेक्ट कर दूं, इसको बोलते हैं बाईपास, गैल्वेनोमीटर को बाईपास करते हैं। इसके बेनिफिट क्या भी सोचो, S की वैल्यू G से कम, सुनना, S की वैल्यू G से कम, छोटा सा पॉसिबल, छोटा सा, जितना हो सके उतना छोटा सा रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर दिया। इसका बेनिफिट ये होगा बच्चों कि एक तो यहां पे जब भी करंट आएगा ना, ध्यान से सुनना, करंट जब भी यहां पे आएगा ना तो आपको पता है कि यहां पे KCL लगेगा तो करंट डिवाइड हो जाएगा, और करंट ऑलवेज ट्राई टू टेक मिनिमम रेजिस्टिव पाथ, मतलब कि इन दोनों में से G और S में से सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, S का, तो सबसे ज्यादा करंट कहां से पास करेगा, S में से, और गैल्वेनोमीटर में से छोटा सा फुद्दू सा करंट, समझ रहे हो, 5 एंपियर करंट आ रहा है तो उसमें से मान लो कि 4.5 एंपियर कहां से चले गए, संट में से, और 0.5 एंपियर किस में से गया, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में से जो पहले 5 पूरा जाता था वो तो प्रोटेक्ट हो गया, वो तो प्रोटेक्ट हो गया, यस और नो, हुआ कि नहीं हुआ, तो मैक्सिमम करंट कहां से पास कर जाएगा, संट में से, इसको बोला जाता है संट रेजिस्टर, संट पैरेलल में करंट किया इसलिए उसको बोला जाता है संट रेजिस्टर। क्लियर हुआ ये पॉइंट, तो एक बेनिफिट ये हो कि गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्ट हो गया, यस और नो, क्योंकि संट में से मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस ही ऐसे लिया है कि S की वैल्यू G से कम है, इसका मतलब ये होता है कि पैरेलल जब भी करंट को डिवाइड होना है तो करंट क्या दिखता है, करंट ये देखता है कि कौन से पाथ पे रेजिस्टेंस कम है, जहां पे रेजिस्टेंस कम है वहां से वो ज्यादा फ्लो करेगा, यस और नो, और जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां से वो उसकी कम वैल्यू फ्लो होगी, आप समझ सकते हो। तो एक हमें प्रोटेक्शन ये मिल गया कि उसके संट में अगर हम एक छोटा सा, पॉसिबल हो उतना छोटा सा अगर रेजिस्टेंस लगा दे तो इसका बेनिफिट ये निकलेगा कि मैक्सिमम करंट संट में से चला जाएगा और छोटा करंट गैल्वेनोमीटर में से पास करेगा, मतलब कि हमें एक फायदा ये होगा कि गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्ट हो जाएगा, वो जलेगा नहीं, यस और नो, वो जलेगा नहीं, ठीक है, एक प्रोटेक्शन तो हमें ये मिल गया। दूसरा जो भी हमारा प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन क्या, दूसरा प्रॉब्लम क्या था, तो भाई गैल्वेनोमीटर भी खुद भी सर्किट में कनेक्ट हो तो अपना खुद का रेजिस्टेंस वहां पे कनेक्ट कर देता था, तो उसकी वजह से जो हमें मिलना चाहिए था V/R, उसकी जगह हमें क्या मिल रहा था, V/R+G, यस और नो, तो उसका भी तोड़ यहां पे है। बच्चों सोचो, दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट वैल्यू कम होती है कि इंक्रीज होती है, सोचो, अगर मैंने दो रेजिस्टर 1 ओम एंड 1 ओम दोनों को सीरीज में लगाया तो आपको पता है दोनों ऐड होंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर मान लो कि मैं 1 ओम एंड 1 ओम को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो अभी वैल्यू कितनी होगी, 0.5 ओम, मतलब कि वो तो रिड्यूस हो गई, यस और नो, वो तो रिड्यूस हो गई, मतलब कि हमारा मेन इंटेंशन क्या था, हमें जो करंट मेजर करना है वो V/R+G मेजर नहीं करना, हमें चाहिए V/R, तो कुछ करके हम ऐसा करते कि G की वैल्यू, ये जो G है उसको हम रिड्यूस कर पाए, तो कर पाए ना, G के पैरेलल में S को कनेक्ट करने से अभी इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, G इंटू S डिवाइड बाई G प्लस S, है कि नहीं, और वो वैल्यू G से तो बहुत ही कम होगी, क्योंकि पहले अकेला G था तो पूरा रेजिस्टेंस शो करता था, अभी G एंड S दोनों पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो अभी आप ऐसा मान सकते हो कि GS/G प्लस S वो नेग्लिजिबल है, तो आप नेग्लेक्ट कर दो तो अप्रोक्सीमेटली आप इसकी वैल्यू V/R के बराबर ही मेजर कर रहे हो, तो दोनों बेनिफिट, एक तीर लगाया दोनों निशान, या सुनो दोनों निशान साध लिए, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं, एक तो गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्ट भी हो गया और दूसरा दोनों को उसके पैरेलल में S कनेक्ट होने से जो पहले रेजिस्टेंस शो करता था G, पूरा G शो करता था, अभी कितना शो कर रहा है, G इंटू S बाई G प्लस S, और आप समझ सकते हो S की वैल्यू तो G से भी कम है, तो पैरेलल इक्विवेलेंट तो और कम हो जाएगा, मतलब कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। हाँ, ऐसा होगा कि 5 एंपियर मेजर करना चाहते तो आपको मिलेगा 4.9 एंपियर, अप्रोक्सीमेटली सही है, मेजर कर सकते हैं, क्लियर हुआ, तो एक तीर से दो निशान, तो इसीलिए जब भी आप गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर की तरह यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में शंट में एक छोटा सा, पॉसिबल हो उतना छोटा सा रेजिस्टेंस
कनेक्ट कर देना है, यस और नो। तो आप उस गैल्वेनोमीटर को आसानी से एमीटर की तरह यूज कर पाओगे। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि वो एस की वैल्यू कितनी रख सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। सवाल यह है कि एस की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस के लिए मैं क्या करता हूं, इतनी सर्किट को ना अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। इतनी सर्किट को मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। और यहां पे हमने क्या किया है, संट में हमने ये एस रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये एस रेजिस्टेंस है। अभी मान लो कि यहां पे आ रहा था करंट आई, ये पूरी सर्किट है, हमने सिर्फ इतने पोर्शन को रीड्रॉ किया है, जूम करके ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अभी क्योंकि यहां पे केसीएल लगेगा तो करंट तो डिवाइड हो जाएगा ना, करंट डिवाइड हो जाएगा। मान लो कि गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा है आईजी के बराबर, कितना, आईजी, इसको कैपिटल जी ही लिखता हूं तो कंफ्यूजन ना रहे। तो सोचो यहां पे आई डिवाइड हुआ, उसमें से एक करंट बना आईजी, तो दूसरा करंट कितना बनेगा भाई साहब, इसको मैं लिखूंगा आई माइनस आईजी, है कि नहीं। ये वाली ब्रांच में से कितना करंट फ्लो करेगा, आई में से जितना ये वाली ब्रांच में चला गया, उसके अलावा जितना बाकी रहेगा वो ये वाली ब्रांच में से जाएगा। अभी क्योंकि दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। अगर इतने पोर्शन का मैं पोटेंशियल निकालूं तो कितना होता है, आईजी इंटू जी के बराबर, और इतने पोर्शन का मैं पोटेंशियल निकालूं तो कितना होता है, आई माइनस आईजी इंटू एस के बराबर। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट होता है, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा आईजी इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू आई माइनस आईजी इंटू एस, है ना, यस और नो। तो बच्चों यहां से एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, एस का वैल्यू आ जाएगा आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। मतलब कि अगर आपको ये गैल्वेनोमीटर को अगर आपको ए मीटर की तरह यूज करना है तो आपको शंट कितना लेना पड़ेगा, आपको शंट इतना लेना पड़ेगा। मतलब कि ये फॉर्मूला से आप शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट, यस और नो। अभी आप बोलोगे कि सर ये आईजी कहां से मिलेगा, ये जी कहां से मिलेगा। आई तो चलो हम मान सकते हैं कि ये सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा, लेकिन आईजी और जी कहां से मिलेगा। तो बच्चों जो गैल्वेनोमीटर मैन्युफैक्चर होता है ना, तो उसका जो तार यूज हुआ ना, उसको वो वाइंडिंग के लिए, कॉइल बनाने के लिए, उसका रेजिस्टेंस वहां पे उसके ऊपर लिखा होता है। और वो जो आईजी होता है ना, वो भी वहां पे मेंशन होता है कि भाई ये गैल्वेनोमीटर है, वो इतने मिली एम्पियर का करंट सस्टेन कर सकता है, या फिर इतने माइक्रो एम्पियर का करंट सस्टेन कर सकता है। तो आईजी एंड जी इज देयर ऑन द गैल्वेनोमीटर, आप वहां से पता लगा सकते हो। बस आपको ये फॉर्मूला में लिखना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज करना चाहता हूं तो उसके शंट में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करो, उतना। समझ में आ गया, यस और नो। तो दो प्रॉब्लम थे, उनके दोनों के सॉल्यूशन एक ही चीज से आ गए कि बस क्या करो, शंट में एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दो। लेकिन वो रेजिस्टर ऐसा होना चाहिए कि जिसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, यस और नो। तो एक तीर से दो निशाने यहां पे साध सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट, यस और नो। गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर, छोटा सा पॉइंट है, यस और नो। उसी तरह बच्चों मान लो कि अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह यूज करना है तो यहां पे थोड़ा नोटेशन मैंने चेंज कर दिया है। मैंने यहां पे ये जो पूरा नेटवर्क है ना, ये जो पूरा तार है, इसका टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मैंने स्मॉल आर माना है, क्योंकि यहां पे हम एक सीरीज में एक और बड़ा सा रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। नोटेशन थोड़े चेंज ना हो ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ यस, ये हमारा आखिरी ही पॉइंट है, यस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जरा ध्यान से सुनेगा, यहां पे इसको भी मेजर करता है। अगर मान लो कि बच्चों मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज करना है तो मैं क्या करूं, तो बच्चों कभी भी किसी भी वोल्ट मीटर को आप कनेक्ट करना चाहो ना, तो वो हमेशा किसी भी कंपोनेंट के पैरेलल में कनेक्ट होता है। पहले तो ये चीज दिमाग में फिट कर दो। ए मीटर को यूज कर, क्योंकि ए मीटर को क्यों पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि करंट डिवाइड हो जाता है। पैरेलल कनेक्शन मतलब कि वहां पे क्या होगा, दो ब्रांच अलग हो जाएगी। तो भाई हाँ, गैल्वेनोमीटर को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो करंट डिवाइड होकर जितना उसमें से जाएगा उतना ही वो मेजर कर पाएगा, समझ रहे हो। इसीलिए करंट मेजर करना है किसी सर्किट में तो आपको उसको सीरीज में कनेक्ट करना है, और पोटेंशियल हमेशा रिमेन कांस्टेंट इन दी पैरेलल कनेक्शन। तो हमेशा पोटेंशियल मेजर करना है तो आप वोल्ट मीटर को कहां कनेक्ट करो, पैरेलल में कनेक्ट करो, क्योंकि पैरेलल में जितना इसके अक्रॉस में ड्रॉप होगा ना बच्चों, उतना ही
वो शो करेगा, ये गैल्वेनोमीटर शो करेगा पैरेलल कनेक्शन में, क्योंकि पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट इन दी पैरेलल कनेक्शन, ये आपको पता है, यस और नो। चलो तो मान लो बच्चों मुझे यहां पे पोटेंशियल मेजर करना, अगर आइडियली मैं बोलूं तो यहां पे अगर गैल्वेनोमीटर नहीं कनेक्ट करता हूं, इसको आप भूल जाओ कि यहां पे कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे केस में ये आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आना चाहिए, तो भैया वी के बराबर, जितना बैटरी का है उतना आना चाहिए, यस और नो, इतना आना चाहिए, मतलब कि वो वी को मेजर करना चाहिए, यस और नो, वो वी को मेजर करना चाहिए, समझ में आ रहा है, यस और नो। लेकिन उसको मेजर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आप चाहो तो वोल्ट मीटर यूज कर सकते हो, लेकिन मान लो कि मैं उस लेबोरेटरी में हूं जहां पे वोल्ट मीटर भी नहीं है, ए मीटर भी नहीं है, और मुझे गैल्वेनोमीटर बहुत सारे हैं, तो उसमें से गैल्वेनोमीटर को यूज करना है, तो अभी ये गैल्वेनोमीटर को मैं वोल्ट मीटर की तरह कैसे यूज करूं, ये सुनो। तो पहले तो मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को ऐसे स्टंट में लगा दिया, ये सुनो, पहले मैंने क्या किया, ये गैल्वेनोमीटर को ऐसे मैंने इसका, क्योंकि मुझे पता है कि वोल्टेज मेजर करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, तो मैंने ये गैल्वेनोमीटर उठाया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया। अभी होगा क्या पता है, यहां से मान लो कि करंट निकला था आई, ठीक है, यहां से करंट निकला था आई, करंट जब भी यहां पे आएगा तो करंट तो डिवाइड हो जाएगा। मान लो यहां पे आ रहा है 10 एम्पियर का करंट, ध्यान से सुनना, यहां पे आ रहा है 10 एम्पियर का करंट। अभी यहां पे जो ये कनेक्शन हमने प्रोवाइड किया है ना, अभी हमें पूरा पूरा यहां पे V वोल्ट मेजर करना है, ध्यान से सुनना, पूरा V वोल्ट मेजर करना है। अगर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं होता तो ये जो IR, ये R के अक्रॉस में जो ड्रॉप होता है ना, R के अक्रॉस में कितना ड्रॉप हो सकता है, IR, वो V के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहां पे मैंने बोला कि ये सर्किट में जा रहा है 10 एम्पियर करंट, अभी यहां पे आके वो डिवाइड हो गया। मान लो कि अभी यहां से जा रहा है 8 एम्पियर का करंट और 2 एम्पियर का करंट कहां चला गया, यहां पे। करंट तो डिवाइड होना ही है ना, क्योंकि ब्रांच को आपने अलग कर दिया है, तो करंट तो डिवाइड कर गया। ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो वैल्यू वो मेजर करके देगा ना, पहले कितनी मेजर करके देना था उसको, आई की वैल्यू 10 थी तो 10 टाइम्स आर मेजर करके देना था, अभी वो कितनी मेजर करके दे रहा है, 8 टाइम्स आर। क्या ये सही वैल्यू है, क्या ये सही वैल्यू है, नहीं है, ये सही वैल्यू नहीं है, यस और नो, क्योंकि करंट डिवाइड हो गया। पूरा 10 एम्पियर का करंट आर में से ही जाना चाहिए, स्मॉल आर में से ही जाना चाहिए, लेकिन गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करने से ये करंट डिवाइड होके, मान लो 8 एम्पियर का करंट ये स्मॉल आर में से जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट नीचे गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है, तो वो जो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल बिल्डअप होगा ना, वो 8 टाइम्स आर के बराबर होगा। लेकिन जो V हमें चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 टाइम्स आर के बराबर, अगर हम करंट 10 एम्पियर माने तो सर्किट के अंदर, यस सुनो। तो ये तो गड़बड़ी हो गई ना, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मुझे इसका भी कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा, मुझे ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि गैल्वेनोमीटर में से जो 2 एम्पियर जा रहा है ना, अगर मैं पॉसिबल हो तो उसको 0 पॉइंट समथिंग, मान लो कि 0.5 एम्पियर जाए, ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दूं, और बाकी का 9.5 एम्पियर स्मॉल आर में से जाए तो भी एक्सेप्टेबल है। जितना हो सके उतना मैं गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाले करंट को रिड्यूस कर दूं, ठीक है। मान लो कि गैल्वेनोमीटर में से ये 2 एम्पियर अभी जा रहा है ना, इसको रिड्यूस करते करते मान लो कुछ ऐसा अरेंजमेंट मैंने कर दिया कि इसमें से जाएगा 0.1 एम्पियर, तो सोचो यहां पे अभी 8 नहीं, अभी 9.9 एम्पियर कहां से जाएगा, आर में से जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि 9.9 अप्रोक्सीमेटली 10 आर के बराबर आप मान सकते हो, यस और नो। तो अभी आप इतना तो एक्सेप्ट कर सकते हो, तो हमें वो अरेंजमेंट करना है कि गैल्वेनोमीटर में से पॉसिबल मिनिमम करंट जाए। गैल्वेनोमीटर में से पॉसिबल मिनिमम करंट भेजना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि करंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर आप उस पाथ में रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो करंट अपने आप कम हो जाएगा, यस और नो। तो करंट को कम करना है तो जी को इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन भाई जी थोड़ी ना इंक्रीज कर सकते, जी तो पेटी पैक है ना, मतलब कि वो सारा पूरा गैल्वेनोमीटर फिक्स होता है, उसके अंदर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज नहीं कर पाओगे, यस और नो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यस माय डियर फ्रेंड, हम यहां पे क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। समझ रहे हो, ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया आपको क्या हो रहा था जब भी हम वोल्टमीटर की तरह यूज करना चाहते थे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहां पे एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। वो ऐसा रेजिस्टेंस होगा कि जो बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा, जितना हो सके उतना बड़ा। Let's say it is capital R and this R should be very 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 greater than G, जितना हो सके उतना बड़ा, जितना हो सके उतना बड़ा, ताकि वो पूरे पाथ में, ये पूरे पाथ में रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए और इसमें से छोटा सा वैल्यू का करंट जाए। मतलब कि अगर 10 एम्पियर यहां पे आ रहा है
तो उसमें से डिवाइड होके यहां पे जाए 0.1 और बाकी का 9.9 एंपियर ये ऊपर वाली ब्रांच में से चले जाए, ताकि हमें एग्जैक्ट पूरा तो 10 टाइम्स आर ये वैल्यू तो नहीं मिलेगा, लेकिन 9.9 टाइम्स आर इतना पोटेंशियल हमें मिल सकता है। यस और नो? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर वाली जो ये ब्रांच है ना, उसमें से छोटे वैल्यू का करंट जाए। क्लियर हुआ? छोटे वैल्यू का करंट जा सके। क्लियर है ये पॉइंट? यस और नो? अभी मान लो कि ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है, उसमें से करंट का फ्लो है IG के बराबर। कितना है? IG के बराबर। सर्किट में आया, सॉरी इसको कैपिटल G लिख देता हूं तो कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। और यहां पे सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, लेट्स से I बराबर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये I यहां पे आके डिवाइड होगा, क्योंकि यहां पे KCL लगेगा, ठीक है, KCL लगेगा। तो इसमें से I में से डिवाइड होके IG गया नीचे वाली ब्रांच में, और बचा कितना, तो बचेगा I माइनस IG, और वो करंट जाएगा कहां, ऊपर वाली ब्रांच में, है कि नहीं? इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा जगह बना के लिखते हैं, ठीक है। तो KCL लगने के बाद यहां पे ये वाली ब्रांच में कितना करंट जाना है, तो I माइनस IG, ठीक है, डिवाइड होके इतना करंट ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब कि नीचे वाली ब्रांच में IG करंट, यहां पे भी IG, अगर यहां पे मेजर करोगे तो यहां पे भी IG ही करंट होगा, है कि नहीं? दोनों जगह पे IG आपको दिखेंगे। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? क्लियर है ना? ठीक है। अभी देखो इसका रिलेशन, तो भैया ये कैपिटल आर का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो इसका भी मेजरमेंट लेते हैं बच्चों। ये जो मेजरमेंट लेगा, ठीक है, ये ब्रांच के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मान लो कि यही ब्रांच की मैं बात करता हूं, यहां पे ये R इज ग्रेटर आर जी, उसको मैं यहां पे थोड़ा साइड पे लिखता हूं, यहां पे R इज ग्रेटर देन G, ठीक है। तो बच्चों जरा सोचो कि ये वाली ब्रांच के अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, बैटरी के बराबर, है कि नहीं? अरे भैया बैटरी पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट इन द पैरेलल कनेक्शन, बैटरी के पैरेलल में ये रेजिस्टर लगा है और बैटरी के ही पैरेलल में ये दोनों सीरीज कनेक्शन लगे हैं। तो मैं बोलूं कि भाई ये जो आर है ना, स्मॉल आर, उसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना, तो बैटरी के ड्रॉप के बराबर, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। तो भैया ये जी और आर के अक्रॉस में भी ड्रॉप कितना, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट इन द पैरेलल कनेक्शन। देखो स्मॉल आर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद जी एन आर, नीचे वाला स्ट्रक्चर ऊपर वाले स्मॉल आर के पैरेलल में, और स्मॉल आर बैटरी के पैरेलल में। तो जितना बैटरी का पोटेंशियल उतना ही आर के अक्रॉस में, और उतना ही जी और कैपिटल आर के अक्रॉस में होगा। यस और नो? तो क्या मैं यहां से, ध्यान से सुना, क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो कैपिटल वी है ना, बैटरी का पोटेंशियल जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, वो किसके बराबर होगा, आई जी इंटू कैपिटल जी प्लस आई जी इंटू कैपिटल आर के बराबर होगा, है कि नहीं? यस और नो? अरे भैया ये वाली ब्रांच में पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो सकता है, तो करंट का फ्लो कितना है, देखते जाओ। अभी ना वो साइन वगैरह में नहीं लगाता हूं, यहां पे इसके अक्रॉस में, ये पूरी ब्रांच के अक्रॉस में ड्रॉप कितना होगा, तो IG करंट कितना फ्लो कर रहा है पूरी ब्रांच में से, IG, तो IG इंटू जी प्लस IG इंटू आर के बराबर, और वो कितना होना चाहिए, जितना बैटरी का है उसके बराबर। तो यहां से IG को कॉमन लगा दो, तो इसको कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, G प्लस आर के बराबर। IG को यहां पे इसके डिनोमिनेटर में ले जाए तो ये हो जाएगा V बाई IG, दैट इज इक्वल टू G प्लस आर। तो बच्चों यहां से मुझे कैपिटल R का वैल्यू क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू V बटे IG माइनस G। क्लियर है? V बटे IG माइनस G। सो इतना मुझे सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में मुझे बड़ा वैल्यू वाला रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अगेन वापस वही चीज, सर यहाँ पे IG कहां से मिलेगा, कैपिटल G कहां से मिलेगा, तो भैया वो तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर मेंशन होगा। और ये जो V है ना, वो तो आपको पता होगा ना आपने कितने वोल्ट की बैटरी ली है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कैपिटल R का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यस और नो? तो अभी आपको ये दिमाग में फिट करना है कि जब भी ए मीटर की तरह यूज करते हो तो हमें पॉसिबल हो उतना छोटा रेजिस्टर शंट की तरह लगाना है, और जब भी वोल्ट मीटर की तरह गैल्वेनोमीटर का यूज करना चाहे तो पॉसिबल हो उतना बड़ा सीरीज में एक बड़ा सा रेजिस्टर लगाना है। ठीक है, क्यों लगाना है वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो यहां पे बच्चों हमारा ये गैल्वेनोमीटर वाला पूरा पॉइंट खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये एनसीईआरटी का ये चैप्टर थियोरेटिकल पॉइंट्स जितने भी हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके जो बाकी रहे जो एग्जांपल्स है वो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।